नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई थी। यूनिट सेकंड के अंदर हमारे 2 चैप्टर्स के अंदर यूनिट बनाई गई है, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। ओके, इन चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट बन जाता है। तो हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 है हमारा कॉची प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कॉची थ्योरम्स। ओके, हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे। अब चैप्टर 8 पढ़ने से पहले हमें चैप्टर 7 की 2 बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी बातें ध्यान में रखनी है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस यूनिट को हम जल्द से जल्द करके और नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दें जाए। तो इसके अंदर 2 बातें हैं। फर्स्ट बात है हमारा, एक तो जो कॉची प्रमेय है, कॉची प्रमेय के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं। तो बात करें कॉची प्रमेय अप्लाई कब होगी, तो सबसे पहले जो भी हमारा फंक्शन है वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, विश्लेषक फलन। और एनालिटिक फंक्शन के लिए हमने चैप्टर 3 के अंदर उसको डिटेल से पढ़ चुके, समझ चुके। तो वहां से हम जानते हैं कि कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। और जो कंटूर है वो कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए और समृद्ध होना चाहिए, सिंपल और क्लोज। ओके, कहीं से कटा फिटा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास में कॉची प्रमेय है, इसके 2 फॉर्मूले हैं। तो ये हमारा कंटूर हो गया, स्टार्ट और एंड पॉइंट हमारे एक को। ओके, कंटूर है, इसे हम सी नाम दे दें। और ये जो फंक्शन हम ले रहे हैं इसे हम एफ ऑफ जेड माने। एफ ऑफ जेड हमारा विश्लेषक फलन है, सरल समृद्ध कंटूर है। तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन होती है इंटीग्रेशन सी। ये इंटीग्रेशन सी का मतलब आप इस कर्व की बात कर रहे हो। ओके, इस कर्व की बात करें, यहां हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट हमारी ये कर्व होगा। तो हमने ये कर्व लिया एफ ऑफ जेड डी जेड। एफ ऑफ जेड क्या है, फंक्शन है जिसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, जिसका इंटीग्रेशन करना है। और कैसा होना चाहिए एफ ऑफ जेड, विश्लेषक होना चाहिए, इसका मान होता है 0। ओके, यदि सरल समृद्ध कंटूर में एफ ऑफ जेड विश्लेषक फलन हो तब उसका सी के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन हम करते हैं उसका मान क्या होगा, 0 होगा। सेकंड होता है इसका एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशंस के अंदर यदि सी हमारा एक सरल समृद्ध कंटूर है और हमें इसके शेप के बारे में नहीं पता, हमें इसकी शेप के बारे में नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हम सुविधा के लिए इसके अंदर एक ऐसी शेप बनाते हैं जिसका हम वैल्यू हम जानते हो। जैसे एक सर्किल हो गया। अब सर्किल का हम जानते हैं कि इसमें यदि हम थीटा की लिमिट लें तो थीटा 0 से 2 पाई होता है। इसकी रेडियस हम जानते हैं, रेडियस से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर की हेल्प से। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक वो शेप लेते हैं जिस शेप का हम मान जानते हैं। अब यहाँ इसका मान हम नहीं जान रहे हैं, इसकी एक रेडियस भी हम नहीं ले पा रहे, इसका एरिया क्या होगा हम इसका फॉर्मूला भी नहीं जानते। तो हमने एक ऐसी शेप ली जिसका हम पहले से ही उसकी वैल्यू जानते हैं, तो उसको हमने C1 नाम दे दिया। तो कॉची प्रमेय क्या कहती है, कॉची प्रमेय कहती है कि आप इंटीग्रेशन इस C1 यहाँ है और C हमारा ऊपर है, तो C एफ ऑफ जेड डी जेड है। इसका मान आप इस कंप्लीट का मान निकाल रहे हो। इस कंप्लीट का मान यदि आपको नहीं पता तो आप इसके अंदर एक ऐसा सरल समृद्ध कंटूर बना दो जिसका आप मान जानते हो, और यदि आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो मान और ये कंप्लीट का मान इक्वल होगा। ये हमें कॉची प्रमेय कहती है C1 एफ ऑफ जेड डी जेड। ओके, कि मतलब आप इस कोई बड़ी
शेप है और उसका आप नहीं जानते, बट उसके अंदर यदि आपने एक सरल संवृत कंटूर बना दिया और उसका यदि आप मान जानते हो तो आप केवल उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो जो मान आएगा वो उस कंप्लीट का मान आ जाएगा। ये हमारा सेकंड। और इसी के अंदर अब जरूरी तो नहीं हम एक ही बनाए, एक से ज्यादा यदि हम बनाते हैं तो क्या कंडीशंस आएगी, तो उसके लिए कंडीशंस आती है कि आपने एक से ज्यादा आपने कंटूर्स बना दी इसके अंदर सरल संवृत, आपने ये बना दिया C1, आपने C2 बना दिया, आपने C3 बना दिया, आपने C4 बना दिया, एंड सो ऑन करते करते आपने Cn बना दिया। ओके, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया और ये आपका Cn हो गया। तो अब ये क्या कहती है कि आपने जितने भी इसके अंदर कंटूर बनाए, अब ये एक के बराबर नहीं होगा, आपने कितने बनाए इसके अंदर, n कंटूर्स बना दिए, तो इन n का मान आप निकालो, टोटल करो, जो मान आएगा इनका वो मान किसके इक्वल होगा, इस बाहर वाले के। तो ये बन गई हमारी थर्ड कंडीशन, f ऑफ z dz, इसका मान होगा C1 f ऑफ z dz प्लस C2 f ऑफ z dz प्लस C3 f ऑफ z dz प्लस एंड सो ऑन Cn f ऑफ z dz। ओके, ये हो गया हमारे पास में जो 7th चैप्टर है उसकी ये एप्लीकेशंस है। इन एप्लीकेशंस को हमें ध्यान रखना है। एक तो हमारा जो सरल संवृत कंटूर है उसमें f ऑफ z यदि विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक फंक्शन, तो इसका मान 0 होगा। एक बड़ी शेप है उसके अंदर हमने इस बड़ी शेप सरल संवृत कंटूर है, उसके अंदर हमने एक अनोदर सरल संवृत कंटूर बनाया जिसका कि हम मान जानते हैं, तो उसका और इसका दोनों का मान इक्वल होगा। एंड थर्ड, हमने एक से ज्यादा सरल संवृत कंटूर बना दिए, तो जितने भी सरल संवृत कंटूर हैं उन सभी का हम टोटल करेंगे, वो टोटल इस कंप्लीट बड़े वाले के इक्वल आएगा। ओके, ये हमारे एप्लीकेशंस हैं, इनके हम यूज करेंगे और भी हम जो वैल्यू यूज में लेंगे वो जैसे हम थ्योरम से वेरीफाई करेंगे वहां हम बताते जाएंगे हर थ्योरम्स के अंदर कि इनमें हम ये नई नई वैल्यूज और ऐड करेंगे। तो आप उनको भी नोट करें, रिमेंबर करें और अच्छे तैयारी करें, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, अब चलते हैं हम ज्यादा टाइम न लेकर के हमारे चैप्टर 8 के ऊपर और वहां हम थ्योरम्स को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लेक्चर की फर्स्ट थ्योरम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये थ्योरम हमसे राजस्थान यूनिवर्सिटी 16 में पूछी गई है। थ्योरम है, यदि संवृत कंटूर C के अंदर तथा ऊपर f ऑफ z एक विश्लेषिक फलन है तथा C के अंदर z0 कोई बिंदु हो, तो ये हमें प्रूव करना है f ऑफ z0 का ये मान होगा। ओके, तो स्टार्टिंग है हमारे पास में, सब कुछ नया है, तो कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग की एक दो थ्योरम्स हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, वो समझ में आ गई तो आगे की थ्योरम्स में हमारे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और इसके जो एग्जांपल्स और क्वेश्चन हम करवाएंगे वो भी आप अच्छे से समझें, क्योंकि आगे की जो यूनिट्स हम स्टार्ट करेंगे उनका जो बेसिक होगा वो इससे स्टार्ट होगा। और आगे भी यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो जिसमें हमारे बीएससी का सिलेबस आता हो, तो वहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक अच्छा खासा मार्क्स का रहता है, तो वहाँ पर भी हमारी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे काम में आएगी। तो आप जो भी पढ़ें उसको अच्छे से कवर करें ताकि फ्यूचर में भी आपके बेनिफिट्स हो सके। तो यहाँ हमारे पास में इसकी जो थ्योरम्स है, अब यहाँ हमें दिया हुआ है कि यदि संवृत कंटूर C, ओके, संवृत कंटूर हमने एक बना दिया, ये हमारा एक सरल संवृत कंटूर C बन गया, इसको हमने नाम दे दिया C। ओके, अब इसके अंदर हम एक दूसरा कंटूर बना लेंगे जिसका कि हम मान जानते हैं। तो ये हमने एक
सरल समृद्ध कंटूर बना दिया। इसके अंदर अब ये एक शेप है, इसका हम नहीं जानते कुछ भी, तो हमने क्या किया, ये हमें दिया हुआ है क्या कि एक पॉइंट Z0 इसके अंदर है। अब यहाँ इसके अंदर दिया हुआ है, कहाँ है वो फिक्स नहीं किया, तो हमने क्या किया, इसके अंदर कहीं पर एक पॉइंट हमने Z0 मान लिया। ओके, क्या मान लिया हमने, एक पॉइंट Z0 मान लिया, और इस Z0 को ही हमने क्या कहा, सेंटर मान के एक R रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। Z0 को हमने सेंटर मान के एक R रेडियस का हमने क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया। तो ये हमारे पास में एक सर्किल बन जाएगा, और इस पॉइंट से हम ये जो ले रहे हैं वैल्यूज की रेडियस हमने क्या मानी है, R, और ये भी हमने मान लिया कि ये जो Z पॉइंट है हमारा, ये Z पॉइंट इसकी परिधि के ऊपर है। ओके, इसकी परिधि के ऊपर क्या है हमारा, Z पॉइंट। क्लियर है, एक सरल समृद्ध कंटूर क्या दिया हुआ है, C, ये हमने C मान लिया। इसके अंदर कोई पॉइंट Z0 दिया हुआ है, तो वो Z0 हमने लिया और उसको सेंटर मान के एक R रेडियस का एक सर्किल बना दिया, और उस सर्किल के ऊपर हमने Z पॉइंट को मान लिया। ये हमारा C है, और इसको हमने नाम दे दिया C1। ओके, इनकी जो आप डायरेक्शन है वो अपोजिट मानेंगे, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये हमारे पास में बन गया। अब कोशी प्रमेय क्या कहती है, कोशी प्रमेय कहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, तो उससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। साथ में हमें जो फंक्शंस दिया हुआ है, वो फंक्शन हमें कैसा दिया हुआ है, वो फंक्शन दिया हुआ है हमें f ऑफ z अपॉन में z माइनस Z0 जैसा। तो हमने एक अलग से फंक्शन मान लिया, हमने क्या माना, g ऑफ z को हमने f ऑफ z अपॉन में z माइनस Z0 मान लिया। ओके, एक अनोदर फंक्शन लिया हमने g ऑफ z, जो ऐसा है, इसको हमने मान लिया। अब यहाँ ये जो g ऑफ z है, ये एनालिटिक फंक्शन होगा। एनालिटिक फंक्शन की कंडीशंस क्या कहती है कि उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। और तो यहां से हमारे पास में देखो ये डिफरेंशिएबल है, यूनिक आएगा, f ऑफ z विश्लेषिक फलन है, तो z माइनस Z0 अपॉन में हम डिवाइड करें वो भी होगा, बट केवल एक पॉइंट पर नहीं होगा। कौन से पॉइंट के ऊपर, जब z हमारा Z0 हो। यदि हमने z को Z0 इक्वल कर दिया तो ये अपॉन में 0 बनेगा, इसका मान इनफाइनाइट होगा, तो इसका फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा, तो उस केस में ये विश्लेषिक फलन नहीं होगा, अदरवाइज ये विश्लेषिक फलन होगा। तो ये जो g ऑफ z हमने लिया है, ये z इक्वल्स टू Z0 के अलावा सभी जगह क्या है, एक विश्लेषिक फलन है। तो हमने g ऑफ z एक ऐसा फंक्शन मान लिया। अब ये इस पॉइंट के अलावा सभी जगह है, तो हमने क्या किया, यहाँ हमने कोशी प्रमेय अप्लाई की। तो हमने कोशी प्रमेय अप्लाई किस फंक्शन के ऊपर की है, g ऑफ z के ऊपर। तो कोशी प्रमेय क्या कहती है कि आप बाहर वाले का इंटीग्रेशंस करो किसी एनालिटिक फंक्शन पे, और अंदर उसके अंदर एक कंटूर मान लो आप, उसका आप इंटीग्रेशंस करो तो इक्वल आएंगे। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। या आप g ऑफ z की वैल्यू रख के फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, तो ये c f ऑफ z अपॉन में z माइनस Z0 c1 f ऑफ z अपॉन में z माइनस Z0 dz। ओके, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई, और इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है कंडीशंस, अब कोई भी सर्किल होता है, उस सर्किल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किल की इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं, क्या होती है सर्किल की इक्वेशन, ये होगी हमारे पास में z माइनस Z0 का मोड इक्वल्स टू r। ओके, ये हो गया
ये हो गया हमारे पास में इसका जो केंद्र है या सेंटर है उसके पॉइंट, केंद्र या सेंटर के पॉइंट, ये होती है हमारी त्रिज्या या रेडियस। ओके, ये सर्किल के रेडियस, ये सर्किल के सेंटर पॉइंट। लेकिन यदि हम z माइनस z0 का ये मैग्नीट्यूड हटा देते हैं तो इसका मान होता है r e की पावर आयोटा थीटा। क्लियर है? दो बात को मैंने बॉक्स में पैक किया, आपको याद रखनी है। z माइनस z0 का जो मैग्नीट्यूड लेंगे इक्वल में हमें रेडियस लिखनी है। मैग्नीट्यूड यदि हमने हटा दिया तो क्या आएगा, r e की पावर आयोटा थीटा। ये सर्किल की जो इक्वेशन होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है यहाँ। तो यहाँ हमारे पास में z0 इसका सेंटर पॉइंट है, z इसके परिधि के ऊपर कोई पॉइंट है, z माइनस z0 का मान r है, तो यहाँ हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब यहाँ हम देखें हमारे पास में z माइनस z0 है, तो हम इस C1 को अलग से लेकर के चल रहे हैं क्योंकि C1 की वैल्यू हम जानते हैं। तो हमने क्या किया, इस C1 को हमने अलग से लिया, इंटीग्रेशन C1 f ऑफ z अपॉन में z माइनस z0 dz। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन C1 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन में z माइनस z0 प्लस f ऑफ z0 और ये dz। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है एक विश्लेषित फलन है f ऑफ z, और ये भी हम जानते हैं कि जो फलन विश्लेषित होते हैं एनालिटिक, वो कंटिन्यूअस भी होते हैं। तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके यहाँ कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। इसलिए हमने क्या किया, f z0 को हमने प्लस और माइनस कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये z माइनस z0 है, इसके नीचे हम इसको ले रहे हैं। हमने ये किया, इसको एडजस्ट f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन में z माइनस z0 dz प्लस C1 f ऑफ z0 अपॉन में z माइनस z0 dz। ओके, हमने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया। अब ये वैल्यू हमने अलग अलग कर ली। अब हमारे पास में देखो क्या क्या कंडीशंस दी हुई है हमें। पहले हमने ये किसके इक्वल चल रहा है, ये इक्वल चल रहा है हमारा C1 f ऑफ z माइनस z0 और ये हमारा dz इक्वल्स टू, इसके इक्वल चल रहा है। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम ये जो दो इंटीग्रेशंस है, इन दो इंटीग्रेशंस का हम अलग अलग मान निकालेंगे। ओके, तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका मान निकाल लेंगे। तो अब हमने लिया C1 f ऑफ z0 अपॉन में z माइनस z0 dz। ओके, ये हमने लिया यहाँ से कंडीशन। अब यहाँ देखो ये जो f z0 है, ये f z0 एक तरह से dz से इंडिपेंडेंट फंक्शन है। dz का मतलब z के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशंस करना है। और यहाँ f z0 है, z0 एक सेंटर के पॉइंट है, फिक्स पॉइंट होंगे, तो एक तरह से ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा z के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो हमारे पास में ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, f z0 इंटीग्रेशन C1 dz अपॉन में z माइनस z0। अब इसे हम बाहर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ z आ रहा है और यहाँ माइनस z0 एक फंक्शन है। अब यहाँ हम क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, यहाँ हम जानते हैं कि z माइनस z0 का ये मान होता है, सिंस z माइनस z0 का मान क्या होगा, r e की पावर आयोटा थीटा, इंप्लाइज करके जो dz हम करेंगे उसका मान क्या होगा, z0 कांस्टेंट है 0 इक्वल्स टू r कांस्टेंट है, फिक्स है इसकी रेडियस, तो r हमारा फिक्स होगा। e की पावर आयोटा थीटा फिक्स नहीं है क्योंकि थीटा इसका चेंज हो रहा है, थीटा 0 से 2 पाई मूव कर रहा है, तो यहाँ हम थीटा को कांस्टेंट नहीं ले रहे।
इसको हम डी थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। आर हमारा कांस्टेंट है, ये आर ई की पावर आयटा थीटा का बनेगा आयटा ई की पावर आयटा थीटा, और इस थीटा का बन जाएगा डी थीटा। ओके, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब यहां से हम ये कंडीशंस अप्लाई करें तो एक इसकी कंडीशन होती है कि ये जो z है, z ये जो C1 हम कर्व ले रहे हैं, तो ये z कहां से कहां तक जा रहा है, ये यहां से यहां तक मूव कर रहा है। z हमारा यहां से यहां तक मूव कर रहा है, तो z की हम लोअर लिमिट ये लें तो इसको यदि हमने थीटा 0 ले लिया तो वापस मूव करके कहां आया, ये यहीं पर आ गया। और हम जानते हैं कि यदि हम सर्किल की डायरेक्शन में स्टार्ट से दी एंड पे आते हैं तो वो कंप्लीट एंगल कितना बनाता है, 2 पाई। इसका मतलब एंगल की लिमिट 0 से 2 पाई होगी। यहां से स्टार्ट किया, यहीं पे आ गया, जहां से स्टार्ट किया उसको 0 लिया, वापस वहीं आया, उसको हमने 2 पाई ले लिया। तो इसकी जो लिमिट्स हुई हमारी, वो लिमिट मान ली हमने f ऑफ z0 तो कांस्टेंट है, तो इक्वल्स टू f ऑफ z0, इंटीग्रेशंस की लिमिट हमारी 0 से 2 पाई। यहाँ dz है, dz का मान है हमारा r आयटा e की पावर आयटा थीटा d थीटा अपॉन में z माइनस z0 का मान है r e की पावर आयटा थीटा। r e की पावर आयटा थीटा से हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास एक तो ये आयटा बचा और ये d थीटा बचा, तो ये बना हमारा आयटा f z0, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, यहाँ d थीटा है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आयटा f z0 d थीटा का बनेगा हमारा थीटा 0 से 2 पाई। अब इसका हम इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे तो ये 2 पाई बनेगा, 0 पे 0 बन जाएगा, तो इसका मान आ गया 2 पाई आयटा f ऑफ z0। ओके, किसका मान आया ये इस इंटीग्रेशन से C1 f ऑफ z0 z माइनस z0 dz का मान है। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसका जो ये इंटीग्रेशन है इसका और मान निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम इसको इजीली वेरीफाई करेंगे। तो अब हमने इसका जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसका मान निकालने जा रहे हैं। अब हमने लिया C1 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 z माइनस z0 dz। ओके, ये हमारे पास में कंडीशंस है। अब देखो ये f ऑफ z क्या है, विश्लेषिक फलन है, तो कंटीन्यूअस होगा। और कंटीन्यूअस की डेफिनेशंस क्या कहती है, कंटीन्यूअस की डेफिनेशंस कहती है कि आप जो फंक्शन है, फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन लोगे वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, और जो आप वेरिएबल्स ले रहे हो उसका जो आप डिफरेंस लोगे वो हमेशा डेल से लेस देन होना चाहिए। ये कंडीशन होती है कंटीन्यूअस फंक्शन की। तो यहाँ हम कंटीन्यूअस फंक्शंस की कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बन जाएगी हमारी इंटीग्रेशन C1 f ऑफ z माइनस z0 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 z माइनस z0 dz। ये हमेशा लेस एंड इक्वल होगा, इसका जो हम मोड लें ये मोड हमेशा लेस एंड इक्वल होगा किसके, इंटीग्रेशन C1 मोड f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन में z माइनस z0 के मोड, और यहाँ हमारा dz। ओके, इससे हमेशा इसका मान लेस देन होगा। अब इसका जो मान है वो लेस एंड इक्वल होगा f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 की वैल्यू क्या है हमारे पास में एप्सिलॉन, तो इंटीग्रेशन C1 ये बना हमारा एप्सिलॉन, z माइनस z0 की वैल्यू है हमारे पास में डेल, और ये जो dz है, dz का जो हम मान लेते हैं ये हमारे पास में मोड dz इज लेस एंड इक्वल
एप्सिलॉन अपॉन में डेल इंटीग्रेशन C1 mod dz। ओके, ये मान आ गया हमारे पास में। अब ये देखो क्या कह रहा है कि जो dz है वो कहां से कहां तक है, इस ओनली इस कर्व के ऊपर है, और कर्व के ऊपर हमने कैसा लिया है, एक सर्किल लिया है, और सर्किल का ये मान क्या निकाल रहा है, केवल इसकी वैल्यू। इसका मतलब ये जो z है, z कहां से कहां तक गया, इस कर्व ने जो जिस कर्व के अकॉर्डिंग ये चला, z पॉइंट हमने यहां लिया, ये z जहां जहां चल रहा है उसका मान। और ये कर्व कहां चल रहा है, इस सर्किल की परिधि के ऊपर, तो इसका मान क्या होगा, सर्किल की परिधि। और सर्किल की परिधि क्या है, एप्सिलॉन अपॉन में r 2 पाई, और इसकी रेडियस हमने क्या मानी है, r। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो ये r से r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई, 2 पाई एप्सिलॉन। क्या वैल्यू आई, 2 पाई एप्सिलॉन। पाई क्या है, कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू है, समथिंग हम 3.14 के लेते हैं। एप्सिलॉन हमने खुद ने माना है, तो एप्सिलॉन हमने खुद ने माना है, तो क्या करते हैं हम, एक बार हम एप्सिलॉन मानते हैं, फिर लास्ट में हम एप्सिलॉन को 0 लिख देते हैं। कैसे, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, हम एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लगाए लिमिट यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है हमारी 2 पाई एप्सिलॉन, ये 0 पे जाएगा, और ये किसका मान है हमारा, ये इसका मान है। इंटीग्रेशन C1 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0, z माइनस z0, और ये जो dz है ये हमारा टेंस होगा 0 पे, और किसी का भी मोड यदि 0 पे जा रहा है, किसी का भी मोड यदि 0 पे जा रहा है, इसका मतलब वो खुद 0 होगा, क्योंकि जो भी हम मोड लेते हैं ये हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होता है। तो यदि ये हमारे पास में कंडीशंस आई, इसका मान 0 है, तो तभी होगा जब मोड x हमारा 0, तभी होगा जब x खुद हमारा 0 हो। तो यहां ये मोड 0 पे जा रहा है, तो ये खुद 0 पे होगा। C1 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन में z माइनस z0 dz इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारे पास में 0 आ गया, तो यहां से हमारे पास में इसका मान 0, इसका मान आया हमारा 2 पाई आयटा f z0, इसको हम दे दें इक्वेशन 4। तो समीकरण 3 और 4 की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करें, तो हमारे पास में इसका मान आएगा हमारे पास में ये वैल्यू बनी C1 f ऑफ z माइनस z0 dz इक्वल्स टू, इसका मान आया हमारा 2 पाई आयटा f z0 प्लस इसका मान आ रहा है हमारे पास में 0। तो यहां से हमें f z0 का मान चाहिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई आयटा इंटीग्रेशन C1 f ऑफ z माइनस z0 dz। और समीकरण फर्स्ट से हम जानते हैं कि C1 को हम C लिख सकते हैं, तो इंप्लाइज करके f ऑफ z0 का मान 1 अपॉन में 2 पाई आयटा C f ऑफ z अपॉन में z माइनस z0 dz। ओके, ये आ गया हमारे पास में f ऑफ z0 का मान, और यही हमसे प्रूव करवाया जा रहा था। तो हमने क्या किया, हमने पहले जो फंक्शन लिया है उस फंक्शन को g ऑफ z लिया, कोसीफर में हमने अप्लाई की, बाहर वाला कंटूर अंदर वाले कंटूर के इंटीग्रेशंस के इक्वल होगा। उसके बाद में हमने f ऑफ z0 है उसको हमने माइनस प्लस किया, वहां से एक के अंदर हमने कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी अप्लाई की, लास्ट में एप्सिलॉन को 0 पे भेज के उसको 0 पे भेज दिया। और जो सेकंड था उसमें हमने सर्किल की प्रॉपर्टी अप्लाई की, z माइनस z0 r की पावर आयटा थीटा वाले से, और वहां से हमने उसका मान निकाला, दोनों की वैल्यू पुटअप की, और लास्ट में हमने इसको इजीली वेरीफाई कर लिया। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो कि एग्जाम्स में पूछी गई है। नेक्स्ट थ्योरम जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 14 एंड 17 में पूछी गई है,
थ्योरम है, यदि एक फलन f ऑफ z सरल संवृत कंटूर C के अंदर एवं ऊपर एक विश्लेषिक फलन हो। ओके, हमें दिया हुआ है कि f ऑफ z कैसा है, इस C के अंदर और ऊपर हमें विश्लेषिक फलन दिया हुआ है, तो यहाँ हम कॉची प्रमेय यूज कर सकते हैं। और अभी जो हमने थ्योरम से प्रूव की वो थी हमारी कॉची समाकल सूत्र प्रमेय, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो C के अंदर किसी बिंदु Z0 पर, अब यहां भी हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, Z0 फिक्स नहीं कहां है, बस उसके अंदर दिया हुआ है, इसके अवकलज का मान होगा। ओके, हमें इसका जो डेरिवेटिव है वो हमें प्रूव करना है। अभी हमसे केवल फंक्शन पूछा गया था, इस बार हमें उसका डेरिवेटिव पूछा गया है, जो पॉइंट उसके अंदर है उसका क्या होगा। f डैश z0 इक्वल्स टू 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशंस विद रेस्पेक्ट टू c f ऑफ z अपॉन में z माइनस z0 का होल स्क्वायर dz। ओके, तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट में डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उनको हमने अच्छे से समझ के आए हैं। तो वहां से पहले हम f डैश z0 है उसका क्या फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला देखते हैं, फिर आगे की बात हम करते हैं। तो हमारे पास में जो f डैश z0 है ये बनेगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ z0 प्लस h माइनस f ऑफ z0 अपॉन में h, ये हमारा बन जाएगा इस f डैश z0 का फॉर्मूला। इसको देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब क्या है, हमें एक सरल संवृत कंटूर C दिया हुआ है, तो हमने एक कोई सरल संवृत कंटूर हमने बना दिया। ये हमारा एक सरल संवृत कंटूर बन गया। इसमें हमने कोई पॉइंट लिया और एक रेडियस बना दी, तो हमने एक सर्किल इसके अंदर ड्रॉ किया और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमने z0 मान लिया। इसके ऊपर हमने पॉइंट z लिया, इसको हमने c बोल दिया, इसको हमने c1 बोल दिया, इसकी रेडियस हमने r मान ली। अब ये हमारे पास में सर्किल बन गया। तो इसके लिए तो अभी हमने फॉर्मूला वेरीफाई किया है वो हम यूज में लेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। तो कॉची समाकल सूत्र से अभी हमने f z0 का मान क्या निकाला है, f z0 का मान हमने निकाला है 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन। देखो पहले हम यहाँ c1 लेंगे, बाद में हम c पुट कर देंगे। 1/2 पाई आयटा c1 f ऑफ z अपॉन में z माइनस z0 dz। ओके, ये होता है हमारा, यहां हम माइनस करते हैं, जो यहां पर है ये वैल्यू इस फंक्शंस की हम लेंगे और ये हमारे पास है वैल्यू होती है। अभी हमने इसको वेरीफाई किया है, इसे दे दिया हमने इक्वेशन सेकंड। हमारे पास में f z0 का मान आ गया, हमारे पास में f z0 प्लस h का मान और चाहिए, तो यहां से हम f z0 प्लस h का मान निकाल लेंगे। तो बाकी तो सब सेम रहेगा, बस इस z0 की वैल्यू क्या बन जाएगी, z0 प्लस h। ओके, ये बनेगा हमारे पास में 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन c1 f ऑफ z अपॉन में z माइनस z0, और ये हमारा माइनस का h और ये हमारा dz। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया हमारे पास में f z0 प्लस h का मान, ये हमारा f z0 का मान समीकरण 1 में रख दे हम, तो हमारे पास में f डैश z0 का मान आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f का मान हमने रख दिया 1/2 पाई आयटा, ये h भी है इसके साथ में, तो हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 पाई आयटा दोनों में है, तो 1/2 पाई आयटा, और ये हमारा h, इस h को भी हमने ले लिया। इंटीग्रेशन c1 है हमारे पास में, इंटीग्रेशन c1 f z0 प्लस h का मान है f ऑफ z माइनस
जेड जीरो माइनस एच, इस एफ ऑफ जेड को भी हमने ले लिया, ये हमारे पास में 1 माइनस यहां से आएगा 1 अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो, और ये हमारा एफ ऑफ जेड और ये डी जेड। ओके, हमने क्या किया, ये वैल्यू हमने यहां पुटअप की, तो लिमिट h टेंस टू 0 हमारा 1 अपॉन 2 पाई आइटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ h दोनों में रहेगा, बाहर ले लिया। यहाँ भी इंटीग्रेशन c1 के रेस्पेक्ट में एफ जेड जीरो प्लस एच का ये मान हमने यहाँ रखा, ये माइनस करके यहाँ रखा, दोनों में एफ ऑफ जेड कॉमन है, हमने बाहर ले लिया। एफ ऑफ जेड हम यहाँ नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि एफ ऑफ जेड जेड का फंक्शन है और इंटीग्रेशन भी हमें जेड के रेस्पेक्ट में करनी है। अब हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा h इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू c1, इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा z माइनस जेड जीरो, ये माइनस के साथ माइनस जेड, ये प्लस होगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, अपॉन में z माइनस जेड जीरो माइनस h z माइनस जेड जीरो, ये हमारा f ऑफ z और ये हमारा डी जेड। अब यहाँ से z कैंसिल, z0 से z0 कैंसिल, ये h आएगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर इस h को कैंसिल करेगा तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी। अब ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं लिमिट से, लिमिट h टेंस टू 0 इंटीग्रेशन c1, हमारे पास यहाँ केवल f ऑफ z बचा, ये हमारे पास में, इसको हम पहले लिख दें z माइनस जेड जीरो को, और इसको हम बाद में लिख दें, और ये हमारे पास में डी जेड। अब यदि हम देखें हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में यहाँ z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर है, हमारे पास में केवल z माइनस जेड जीरो है, तो हमने क्या किया, z माइनस जेड जीरो से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया, तो ये बना लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 अपॉन में 2 पाई आइटा हमारा बाहर, 2 पाई आइटा इक्वल्स टू, ये लिमिट आ गई हमारी इंटीग्रेशन c1, हमने इसको ऊपर नीचे मल्टीपल किया तो z माइनस जेड जीरो एफ ऑफ जेड अपॉन में इसका स्क्वायर बन जाएगा, z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, और ये होगा हमारा z माइनस जेड जीरो माइनस एच, और ये हमारा डी जेड। ओके, अब हमने क्या किया, अब यहाँ यदि हमें इसको दो अलग अलग फंक्शंस में हमें कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ माइनस एच है तो हमने माइनस एच और प्लस एच कर दिया ऊपर, तो ये जो वैल्यू बनी हमारी, ये वैल्यू बनेगी, यहाँ से हमने माइनस प्लस किया तो 1 अपॉन में 2 पाई आइटा लिमिट h टेंस टू 0 इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू c1 z माइनस जेड जीरो माइनस h प्लस h f ऑफ z डी जेड अपॉन में z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, z माइनस जेड जीरो माइनस h, और ये हमारा f ऑफ z आ गया। ओके, और ये डी जेड। अब हमने क्या किया, यहाँ z माइनस जेड जीरो माइनस एच है तो z माइनस जेड जीरो माइनस एच को हमने अलग किया और प्लस h को हमने अलग कर दिया, तो ये बना हमारा 1 अपॉन में 2 पाई आइटा लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम इसके साथ लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, केवल f ऑफ z इंटीग्रेशन c1 f ऑफ z अपॉन में ये वैल्यू z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड। ओके, क्या किया हमने, केवल इसको लिया इसके साथ, अब हम इस h को ले रहे हैं इसके साथ, तो ये बनेगा h f ऑफ z h, तो प्लस ये बनेगा हमारे पास में 1 अपॉन में 2 पाई आइटा इंटीग्रेशन c1 h के साथ लेंगे तो बनेगा h f ऑफ z डी जेड अपॉन में z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर इंटू z माइनस जेड जीरो माइनस h, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई इसकी। अब यहाँ इससे पहले तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने कंटिन्यूअस फंक्शन की कंडीशंस अप्लाई करके कर लिया था, बट यहाँ हम f माइनस जेड जीरो करेंगे तो हमारे पास में z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी एक अलग फंक्शन है,
तो कंटिन्यूस की प्रॉपर्टी से हम इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ हमें अनदर प्रॉपर्टी यूज में लेनी पड़ेगी। तो हम वो प्रॉपर्टी यहाँ यूज में लेंगे, हमारे पास में ये वैल्यू आएगी और इसका लास्ट में हम मान 0 लेकर के आएंगे, तो हमारे पास ये कंडीशंस आएगी। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि f डैश z 0 है, इसका ये मान आना चाहिए जो कि हमारे पास में आ रहा है। तो इसको तो हमने एज इट इज रखा और ये जो कंडीशन है हमारे पास में, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहां हमने नेक्स्ट जो कंडीशंस है वो कंडीशंस भी आप थोड़ा सा रिमेंबर रखेंगे कि यहां जो हम कंडीशंस ले रहे हैं वो कंडीशंस एक तो ये होगी हमारे पास में कि ये जो हम h लेते हैं, जो हम h लेते हैं, ये h का जो मोड होगा वो लेस एंड इक्वल r/2। एक तो ये वैल्यू हमें याद रखनी है कि ये जो h हम ले रहे हैं ये h हम r/2 के इक्वल या उससे कम लेते हैं, उससे ग्रेटर नहीं लेते। सेकंड हमारा यहां हमें f ऑफ z क्या दिया हुआ है, ये हम सेकंड ले रहे हैं जब हम कंटिन्यूस अप्लाई नहीं कर पा रहे उसके अंदर, और आगे की जो थर्म्स होंगी उनमें हम यही अप्लाई करने वाले हैं। तो इनको अच्छे से करें, लास्ट तक हम यही वैल्यू पुट अप करने वाले हैं। मॉड f ऑफ z, देखो f ऑफ z क्या दिया हुआ है, हमें एक विश्लेषिक फलन दिया हुआ है। विश्लेषिक फलन का मतलब वो क्या होगा, एक फाइनाइट होगा। फाइनाइट का मतलब बाउंडेड होता है, तो बाउंडेड का मतलब हमने एक मान लिया m, जो क्या है कि f ऑफ z इस m से लेस एंड इक्वल है, इसका मतलब बाउंडेड हो गया। और क्या है हमारे पास में, z माइनस z0 है, तो z माइनस z0 को हम क्या लेते हैं, मोड को हम r लेते हैं, और z माइनस z0 का जो होल स्क्वायर होगा वो बनेगा हमारा r स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास में। और ये जो z माइनस z0 माइनस h है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम हमेशा इस साइन के साथ में लेते हैं। इस साइन के साथ में लेंगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको हम हमेशा छोटी ये जो वैल्यू है इसके इधर हमेशा फंक्शन को हम बड़ा मानते हैं। तो जो भी हम वैल्यू पुट अप करेंगे वो हम इस प्रकार से वैल्यू पुट अप करेंगे कि ताकि आगे वाला फंक्शन और ग्रेटर देन बने। तो ग्रेटर देन कब होगा, जब कोई भी वैल्यू है a और b, ये ग्रेटर देन कब होगी, जब हम ऊपर वाली वैल्यू तो बड़ी लें और नीचे वाली वैल्यू हम छोटी लें। तो हम क्या करते हैं, यही हम यहाँ प्रोसेस करते हैं कि ऊपर जो वैल्यू है उसमें हम उससे बड़ी वैल्यू रखेंगे और नीचे जो वैल्यू उससे हम छोटी वैल्यू रखेंगे। वो और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम टर्म्स करेंगे, लास्ट तक आपकी ये प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी कि हम क्या चेंज कर रहे हैं। जहां भी चेंज करेंगे वहां हम बताएंगे इस बात को। तो यहां हमने क्या किया, ये हमारे पास में r स्क्वायर बन गया हमारे पास में। अब ये z माइनस z0, f ऑफ z का मान आ गया, z माइनस z0 माइनस h है, z माइनस z0 माइनस h है, इसका हम मोड ले रहे हैं। देखो ये वैल्यू कहाँ है, नीचे है, हमें इसको और बड़ा बनाना है। कब बनेगा, जब ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो, छोटी वैल्यू हो। नीचे वाली वैल्यू कैसी हो, छोटी वैल्यू हो। तो इसे हम क्या लेंगे, इससे छोटी वैल्यू लेंगे, इसका मतलब ये सिंबल हम यूज करने वाले हैं। तो ये बनेगा z माइनस z0 माइनस मॉड h। इसके जो मान आएगा वो मान हमेशा इस मान से या तो इक्वल होगा या लेस देन होगा। अब यहां हम h का मान जानते हैं r/2, ये हमारा r हो गया। तो ये हमेशा क्या बनेगा हमारे पास में, इसका मान हमने क्या रखा, z माइनस z0 का मान r, माइनस कर रहे हैं हम h का मान माइनस कर रहे हैं, तो इसमें और भी छोटा मान तो इसका सबसे बड़ा मान रख देंगे, और मॉड h का सबसे बड़ा मान क्या है, r/2। तो इसका मान हमेशा r/2 से ग्रेटर एंड इक्वल होगा। अब ये कंडीशन हम यहाँ यूज करेंगे। हमारे पास में f ऑफ z का मान आ गया, dz का जो मान है वो हम 2πr लिख देंगे, इसका मान आ गया, इसका मान आ गया। तो हमने इसको अलग से लेकर के चले, 1 अपॉन में
2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 H f ऑफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच, इसका हम मॉड लें, ये हमेशा लेस एंड इक्वल होगा 1/2 पाई आयोटा की मॉड इंटीग्रेशन C1 मॉड H f ऑफ जेड का मॉड डी जेड का मॉड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो के मॉड का स्क्वायर जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का मॉड, ये हमेशा लेस एंड इक्वल होगा। हम जानते हैं कि 2 पाई आयोटा का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं तो ये आयोटा हट जाएगा, इस मॉड एच का यहाँ कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लेंगे तो मॉड एच अपॉन में 2 पाई, यहाँ हमारे पास में वैल्यू बनी इंटीग्रेशन C1 f ऑफ जेड का मान हम m लिखेंगे, डी जेड हम लास्ट में अप्लाई कर देंगे, जेड माइनस जेड जीरो आर स्क्वायर और जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का मान भी हमने निकाल रखा है, क्या है r/2, r/2। ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा मॉड h यहां बनेगा हमारे पास में r³, ये हमारा पाई, ये हमारा m, ये इंटीग्रेशन C1 और ये हमारा dz। ओके, वही कंडीशन dz है, कंप्लीट राउंड करेगा तो इसकी सर्क्यूम्फेरेंस परिधि बनेगी, तो ये बनेगा हमारे पास में मॉड h m पाई r³ और ये बन जाएगा 2 पाई r। इसे हम सॉल्व करेंगे तो पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, r से एक r कैंसिल होगा, ये बनेगा मॉड h कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई इसकी। अब जैसे हम h की लिमिट, यहाँ देखो लिमिट अप्लाई हो रही है h टेंड्स टू 0, तो जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 के ऊपर ये 0 बन जाएगा। हमारे पास में जो कंडीशंस है ये बनेगा हमारे पास में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 H f ऑफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का मॉड, ये हमारा 0 पे जाएगा और वही कंडीशन मॉड 0 पे जा रहा है तो फंक्शन खुद 0 पे जाएगा, तो ये फंक्शन हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 पे जा रहा है तो इसका मान हमारा 0 आ गया। हमारे पास क्या बचा, केवल ये मान बचेगा और इस मान का मान हम क्या रख देंगे, C1 का मान हम C कोसी परमे से, और इससे का मान किसके इक्वल आ रहा है f'(z0) के, और यहां से हमें यही प्रूव करना था, यहाँ पे कहीं भी h नहीं है तो ये लिमिट भी हमारी हट जाएगी, और ये हमें प्रूव करना था कि f'(z0) का मान 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 f ऑफ z ये होना चाहिए। ओके, f'(z0) का मान ये होना चाहिए। तो ये थी हमारी थ्योरम सेकेंड, और आज के लेक्चर में हम 2 थ्योरम्स कर रहे हैं, बाकी की थ्योरम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।